ग्रियर्सन कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो आयरलैंड के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का परिचय दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का परिचय दिया है? तो चलिए दोस्तों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और अपने सामने हाजिर है 952 कवियों का परिचय दिया है। 952 कवियों का परिचय दिया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा? तो कालानुक्रमी पद्धति में लिखा, यानी कालक्रम के अनुसार इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसकी रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था और गार्सस दे तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो उत्तर आपके सामने हाजिर है किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का प्रारंभ माना है, यानी हिंदी का प्रारंभिक समय कौन सा माना है? तो चलिए उत्तर 643 ईस्वी से उन्होंने हिंदी का प्रारंभ माना है, यानी काल विभाजन करते समय उन्होंने 643 को प्राथमिक समय के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया? कितने खंडों में विभाजित किया? तो दोस्तों 12 खंडों में विभाजित किया। और कुछ दोस्त आप में से ये कह सकते हैं कि 11 खंडों में विभाजित किया था, हमने 11 खंड पढ़े हैं, लेकिन 12वें खंड का नाम उन्होंने अनाम कवि रखा है, यानी 12वां खंड था उसमें ऐसे कवि रखे हैं जो अनाम कवि हैं और पूरे के पूरे उन्होंने 12 खंड किए थे हिंदी साहित्य के अपने इतिहास के। तो सही उत्तर 12 खंड है। चलिए जी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या संज्ञा दी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या संज्ञा दी? धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा और उसके साथ स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। धार्मिक पुनर्जागरण अथवा स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी और यह संज्ञा भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न भी। रीति काल के लिए रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। रीति काल के लिए रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं दोस्तों। वैसे तो रीति शब्द का प्रयोग बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन रीति काल के लिए रीति शब्द का प्रयोग किस साहित्यकार ने माना कि भक्ति काल का उदय बिजली की कौंध के समान हुआ था? तो किस साहित्यकार ने माना कि भक्ति काल का उदय बिजली की कौंध के समान हुआ था? ग्रियर्सन ने माना था कि भक्ति काल का उदय बिजली की कौंध के समान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? भाषा सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जॉर्ज ग्रेयर्सन ने किस पुस्तक में उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी, यानी शुद्ध हिंदी की संज्ञा दी थी? भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के अंदर यानी उर्दू को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी संज्ञा दी? महावृत्त की संज्ञा दी थी। महावृत्त की संज्ञा दी थी मिस्र बंधु विनोद को, और ये मिस्र बंधु द्वारा विरचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको महावृत्त की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो मिस्र बंधु विनोद में लगभग कितने कवियों का विवरण दिया गया है? 5000 कवियों का विवरण इसमें दिया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधु हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं 643 ईस्वी से मानते हैं। मिस्र बंधु हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से मानते हैं। नेक्स्ट है, मिस्र बंधु विनोद की रचना किस पद्धति के आधार पर की गई? मिस्र बंधु विनोद की रचना किस पद्धति के आधार पर की गई? तो तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए मिस्र बंधु विनोद की रचना की गई। नेक्स्ट, कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किस ग्रंथ में किया गया? तो ये मिस्र बंधु विनोद में कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं दोस्तों, और ये पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि कौन सा भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते समय किसकी सहायता ली थी? ये प्रश्न मैंने कमेंट में पूछा था। तो ये मिस्र बंधु विनोद की सहायता ली थी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। पूरा जो विवरण है इसके बारे में वो पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्यकार किसको कहा? गुरु गोरखनाथ को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था। चलिए, शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जिक्र है यानी वर्णन किया गया है? 1003 कवियों का वर्णन किया गया है शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 713 ईस्वी से माना। शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 713 ईस्वी से माना है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड कवि को माना है। तो शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज के रचनाकार थे और उन्होंने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये शिव सिंह सरोज है जिसकी रचना हिंदी भाषा में हुई थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवियों को स्थान दिया है? 1000 कवियों को इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास किस इतिहासकार ने कवियों के जन्म और उनके काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ की रचना की? तो हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने कवियों के जन्म और उनकी काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ की रचना की? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। तो जन्म को प्रमुखता से ध्यान में रखा और काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाया। चलिए जी नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा? यानी आधुनिक काल को उन्होंने कितने भागों में बांटा? तो आधुनिक काल को उन्होंने 2 नाम दिए थे दोस्तों, 2 नामकरण किया था, आधुनिक काल और गद्य काल नाम दिया था। लेकिन गद्य काल के साथ साथ 2 भाग, एक गद्य खंड किया था और दूसरा पद्य खंड किया था, 2 भागों में बांटा था।
चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो चलिए उन पुस्तकों का जिक्र कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, और एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। हिंदी साहित्य की भूमिका और इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1940। तो एक मिनट थोड़ा सा, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और ये 1952 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगली रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ये भी 1952 में। और उसके बाद है कबीर, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। कबीर 1942 में। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि अगर इस्लाम भारत में न भी आया होता तो यहाँ का भक्ति साहित्य 12 आना वैसा ही होता जैसा रहा है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन प्रसिद्ध कथन है, और ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम किसने बताया? तो भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम किसने बताया? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था। भक्ति काल को आलवारों से चलने वाली सांस्कृतिक प्रक्रिया का सहज परिणाम। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ कितने प्रकरणों में विभाजित है? यानी इसमें कितने प्रकरण हैं? तो 7 प्रकरण है इसमें। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये इतिहास ग्रंथ है, और इसमें 7 प्रकरण है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल का विभाजन कितने भागों में किया? कितने भागों में किया था? तो इन्होंने संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य 4 भागों में विभाजित किया था भक्ति काल के साहित्य को। संत काव्य के रूप में, प्रेम काव्य के रूप में, राम काव्य के रूप में और कृष्ण काव्य के रूप में। नेक्स्ट है कवि राजा माफ कीजिएगा, काशी प्रसाद जायसवाल तथा कवि राजा श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति किस से मानी है? तो काशी प्रसाद जायसवाल और कवि राजा श्यामल दास ने रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अगला प्रश्न अपने सामने है, नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। तो ये रास से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति मानी है। रासो की उत्पत्ति तो रसायन से मानी है। रसायन से उन्होंने रासो की उत्पत्ति मानी है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो तो देख ही रहे हैं, साथ साथ अगर आप भास्कर बीरबल सिंह चैनल पर भी जाएंगे, यानी आप बोल करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ भास्कर बीरबल सिंह बोलोगे तो आपके सामने चैनल हाजिर हो जाएगा, और उस पर भी आपको हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और वहाँ भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप वहाँ भी अपने हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर के ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। चलिए, गारसद ताशी ने रासो की उत्पत्ति मानी है, राजसूय से मानी है। गारसद ताशी ने रासो की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो ये रासक से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासक से मानी है। तो ये तो भैया आपको रटना पड़ेगा। एक प्रश्न पक्का पूछते हैं। चंद्रबली पांडे ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है और ये मानी है रासक से। रासक से उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है चंद्रबली पांडे ने। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो ये राजयश से मानी है। तो एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा, इनमें से याद कर लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है। यहां दोस्तों हम समय की बात नहीं कर रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, यहां 68 छंदों में लिखा गया है। छंदों की बात कर रहे हैं। चलिए, काफिर बोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है काफिर बोध। पंच अग्नि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है पंच अग्नि, भी गुरु गोरखनाथ की रचना है। नेक्स्ट है प्रबंध कोश के रचयिता का नाम बताइए। तो ये राजशेखर की रचना है। प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है। अगला है अष्टचक्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुरु गोरखनाथ की रचना है अष्टचक्र, गुरु गोरखनाथ की रचना। नेक्स्ट है आला खंड के नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है। तो ये परमाल रासो है। और कल जो प्रश्न हम वीडियो में देख रहे थे, तो आला खंड को सबसे पहले प्रकाशित किसने करवाया था। तो फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट ने इनको प्रकाशित करवाया था। तो आप वहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक था। तो चार्ल्स इलियट ने आलाखंड के नाम से इसको प्रकाशित करवाया था। फर्रुखाबाद के ये जिला कलेक्टर थे उस समय के। चलिए जी, पद्मावती समय किस रचना का खंड है। तो पृथ्वीराज रासो का ये खंड है पद्मावती समय। मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है। मैथिली कोकिल ये विद्यापति को कहा जाता है। मैथिली कोकिल है वो विद्यापति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप को अभिमान मेरु कौन कहा करते थे। अभिमान मेरु कौन कहा करते थे। ये पुष्पदंत कहा करते थे। अभिमान मेरु अपने आप को कहा करते थे। चलिए, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। तो ये खंड काव्य है। संदेश रासक है वो खंड काव्य है। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। तो वो संख्या है 4। साहित्यिक पुस्तकों की संख्या उन्होंने 4 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य में कितने पुस्तकों की गणना की है। देश भाषा काव्य के रूप में कितने पुस्तकों की गणना की है। 8 पुस्तकों की गणना की है। यानी कुल 12 मानी थी, तो 12 में से 4 उन्होंने साहित्यिक मानी, 8 देश भाषा काव्य की पुस्तकें मानी है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल की 4 साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। तो देखिएगा, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 साहित्यिक हैं। और बाकी की जो बची हुई 8 हैं वो क्या हैं, देश भाषा काव्य के रूप में मानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है। मैथिली भाषा है विद्यापति की पदावली की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई। 1961 में की गई थी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में। कुछ भाषा के बेसिक ज्ञान के संबंध में प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। आगरा में है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष कौन सा है। 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो 5 हैं।
हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। अवधी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी। अवधी बोली का दूसरा नाम बैसवाड़ी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1910 में की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में। नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से है। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है इसका संबंध। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? खड़ी बोली हिंदी रूप है वो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था। खड़ी बोली हिंदी किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र अंतर्गत है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली हिंदी। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? सिंधु शब्द से हुई थी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से, सिंध और सिंधु से सिंध और सिंध से हिंद और हिंद से हिंदी। भारत के संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस रूप में जाना जाता है? देवनागरी को दक्षिण भारत में किस रूप में जाना जाता है? नंद नागरी के रूप में जाना जाता है। देवनागरी को नंद नागरी के रूप में जाना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। तो 22 भाषाओं को मान्यता है। बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। मध्यकालीन खंडकाव्य ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो ये डॉक्टर सियाराम तिवारी की रचना है मध्यकालीन खंडकाव्य। अगला है, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। चंद्रकांत बाली की रचना है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा मानी है। संधि काल की समय सीमा तो ये संवत 750 से 1000 तक मानी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है। संवत 1050 से 1375 तक मानी है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के लिए दूसरा नाम क्या दिया? उत्तर मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के लिए दूसरा नाम क्या दिया? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के लिए दूसरा नाम क्या दिया? गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए दूसरा नाम क्या दिया था? दूसरा नाम वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम दिया था इन्होंने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? आदिकाल को चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। कुआनो नदी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कुआनो नदी तो अब 15 प्रश्न है वो किसके पढ़ लेते हैं? 15-16 प्रश्न आधुनिक काल के। और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है कुआनो नदी। खुशबू के शिलालेख रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख। नेक्स्ट रचना तालाब की मछलियां। तालाब की मछलियां रचना के रचनाकार ये नागार्जुन की रचना है तालाब की मछलियां। साये में धूप रचना के रचनाकार ये दुष्यंत कुमार की रचना है साये में धूप। मगध काव्य संग्रह के रचयिता का नाम श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध काव्य संग्रह। लोग भूल गए हैं
काव्य संग्रह के रचयिता, और ये रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। लोग भूल गए हैं, रघुवीर है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। दूसरा कोई नहीं कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। दूसरा कोई नहीं कुंवर नारायण का काव्य संग्रह। अनुभव के आकाश में चांद, ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है। अनुभव के आकाश में चांद। आवाज भी एक जगह है, मंगलेश डबराल की रचना है। डबराल लय मंगलेश डबराल की रचना है। आवाज भी एक जगह है। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह की रचना जमीन पक रही है। ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन की रचना का नाम है ताप के ताए हुए दिन। और भूरी भूरी खाक धूल, ये मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल। अगली रचना है सुनो कारीगर, और ये उदय प्रकाश की रचना है सुनो कारीगर। तुमने कहा था, नागार्जुन की रचना है। तो दोस्तों आज के हमने 101 प्रश्न देखे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों काफ़ी मेहनत से प्रश्न आपके लिए तैयार किए जाते हैं, तो आपसे आशा है कि अधिकाधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके अन्य साथियों तक भी वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।